स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक वितान के पहले पाठ सिल्वर वेडिंग के अभ्यास में दिए हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और उनके उत्तरों को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? तो जैसा कि आपने पाठ को पढ़कर समझा होगा कि यशोधर बाबू बचपन में ही माता पिता के देहांत हो जाने की वजह से जिम्मेदारियों के बोझ से लद गए थे। वे सदैव पुराने ख्यालों वाले लोगों के बीच रहे पले बढ़े, अतः वे उन परंपराओं को चाहकर भी छोड़ नहीं पाए। यशोधर बाबू अपने आदर्श घोर संस्कारी किसंदा से अधिक प्रभावित हैं और आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं। इसी के चलते परिवार के सदस्यों से उनका मतभेद बना रहता है, जबकि उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती हैं। विवाह के बाद उसे संयुक्त परिवार के कठोर नियमों का निर्वाह करना पड़ा, इसलिए वह अपने बच्चों के आधुनिक दृष्टिकोण से जल्दी ही प्रभावित हो गई। वे बेटी के कहे अनुसार नए कपड़े पहनती हैं और बेटों के किसी मामले में दखल नहीं देती। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ परिवर्तित हो जाती हैं, लेकिन यशोधर बाबू अभी भी किसंदा के संस्कारों और परंपराओं से चिपके हुए हैं। वे बदलते समय को समझते तो हैं, किंतु पूरे मन से स्वीकार न कर पाने के कारण असफल रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियाँ खोज सकती हैं? तो स्टूडेंट, इसका उत्तर है, जो हुआ होगा वाक्य पाठ में पहली बार तब आता है जब यशोधर बाबू किसंदा के जाति भाई से उनकी मृत्यु का कारण पूछते हैं। उत्तर में उन्होंने कहा, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं। फिर यशोधर बाबू यही विचार करते हैं कि जिनके बाल बच्चे ही नहीं होते, वे व्यक्ति अकेलेपन के कारण स्वस्थ दिखने के बावजूद बीमार से हो जाते हैं और एकाकीपन से उनकी मृत्यु हो जाती है। यह भी कारण हो सकता है कि उन्हें उनकी बिरादरी से घोर उपेक्षा उदासीनता मिली, इस कारण वे दुख से सूख कर मर गए हों। किसंदा की मृत्यु के सही कारणों का पता नहीं चल सका। बस यशोधर बाबू यही सोचते रहे कि किसंदा की मृत्यु कैसे हुई, जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था। तो इस जो हुआ होगा से हमें जो वाक्य का अर्थ मिलता है, ये एक उपेक्षा का भाव दिखाता है कि बुजुर्ग होते व्यक्तियों को इस समाज में उपेक्षा को झेलना पड़ता है, और वही भाव को दर्शाता हुआ ये वाक्य इस पाठ में प्रयुक्त हुआ है। इसका हम अन्य अर्थ भी देख सकते हैं, जैसे किसी के बारे में जानकारी ना होना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? तो स्टूडेंट्स, आपने इस कहानी को पढ़ा होगा तो देखा होगा कि यशोधर बाबू लगभग हर बात में सम हाउ इम्प्रॉपर शब्द का उपयोग करते हैं। जब बार बार हम किसी शब्द का उपयोग करते हैं तो वह तकिया कलाम कहलाता है। तो एक तकिया कलाम की तरह उन्होंने सम हाउ इम्प्रॉपर शब्द का उपयोग इस पाठ में किया है, जो कि उन्हें जो भी अनुचित लगता है तब अचानक यह वाक्य कहते हैं। पाठ में सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भों में हुआ है: साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलने पर, स्कूटर की सवारी पर, दफ्तर में सिल्वर वेडिंग की पार्टी की चर्चा पर, डीडीए फ्लैट का पैसा न भरने पर, खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा करने पर, केक काटने की विदेशी परंपरा पर आदि। इन संदर्भों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यशोधर बाबू सिद्धांतवादी हैं। यशोधर बाबू आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं। वे उन्हें अपनाना नहीं चाहते। इसी आदत के कारण अक्सर परिवार से उनका मन मुटाव बना रहता है और असहजता एवं अस्वाभाविक स्थिति में यह वाक्यांश उनके मुंह से निकल पड़ता है। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किसंदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका योगदान महत्वपूर्ण रहा और कैसे? तो स्टूडेंट्स, हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं और उसे अपना आदर्श मान लेते हैं।
ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है। जैसे कि इस कहानी में आपने देखा कि यशोधर बाबू किसनदा से प्रभावित हैं। यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किसनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर हम अपने जीवन पर विचार करें तो हर के जीवन में ये व्यक्ति अलग अलग हो सकता है। तो मेरे जीवन में दिशा देने में मेरी बड़ी बहन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे पढ़ाई लिखाई खेलकूद सभी में हमेशा आगे रहती थीं। उन्हें देखकर मुझे भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती थी। वे समय समय पर मुझे मार्गदर्शन भी देती थी तथा मेरी कमजोरियों को दूर करने में मेरी पूरी सहायता भी करती थी। तो स्टूडेंट्स, आप इस प्रश्न पर स्वयं विचार कर सकते हैं कि आपके जीवन को एक महत्वपूर्ण दिशा देने में किसकी भूमिका ज़्यादा रही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं। इस पाठ के माध्यम से पीढ़ी के अंतराल का मार्मिक चित्रण किया गया है। आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। उनका उसूल पसंद होना दफ्तर एवं घर के लोगों के लिए सिरदर्द बन गया था। यशोधर संस्कारों से जुड़ना चाहते हैं और संयुक्त परिवार की संवेदनाओं को अनुभव करते हैं, जबकि उनके बच्चे अपने आप में जीना चाहते हैं। वे पुरानी मान्यताओं को नहीं मानते हैं। अगर हम इसे वर्तमान समय से इसका सामंजस्य देखें तो वर्तमान समय में संयुक्त परिवार के स्थान पर एकल परिवारों को ज़्यादा मान्यता मिली हुई है। अगर मैं अपने मत की बात करूं तो मेरे हिसाब से कि पुरानी पीढ़ी को कुछ आधुनिक होना पड़ेगा और नई पीढ़ी को भी पुरानी परंपराओं और मान्यताओं का ख्याल रखना होगा। ये तभी सामंजस्य संभव है जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान एवं सुख सुविधा का ख्याल रखेंगे। निम्नलिखित कहानी में से आप किसे कहानी की मूल संवेदना कहेंगे और क्यों? यहाँ पर 3 उत्तर दिए हुए हैं। हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, पीढ़ी का अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। तो इसका उत्तर है पीढ़ी का अंतराल। इस पूरी कहानी में यही भाव निकल कर आता है। आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। उनका उसूल पसंद होना दफ्तर एवं घर के लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है। यशोधर संस्कारों से जुड़ना चाहते हैं और संयुक्त परिवार की संवेदनाओं को अनुभव करते हैं, जबकि उनके बच्चे अपने आप में जीना चाहते हैं। उन्हें पिता का पुराना रवैया अपनी बेइज्जती रखता है और यशोधर भी नए चलन को स्वीकार नहीं करते। और इस तरह पूरी कहानी में नई और पुरानी पीढ़ी का यह द्वंद्व चलता रहता है। सांस्कृतिक सामाजिक संरक्षण के लिए स्वस्थ परंपराओं की सुरक्षा आवश्यक है, किंतु बदलते समय और परिवेश में इनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। अतः पुरानी पीढ़ी को थोड़ा आधुनिक होना पड़ेगा और नई पीढ़ी को पुरानी मगर स्वस्थ परंपराओं और मान्यताओं का ख्याल रखना होगा, तभी ये सामंजस्य संभव है। अगला प्रश्न है, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने के क्या कारण रहे होंगे? हमारे घर व विद्यालय के आसपास अगर देखेंगे तो निम्नलिखित बदलाव हो रहे हैं जिन्हें बुजुर्ग पसंद नहीं करते। घर से विद्यालय जाने के लिए साइकिलें एवं मोटरसाइकिल का इस्तेमाल, अन्य ऐसी बहुत सी बातें हैं। ये आप स्वयं कर सकते हैं कि कौन कौन से बदलाव हैं और बुजुर्गों को क्या अच्छा नहीं लगता है। यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में हैं अपने अनुभवों और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। यहाँ 3 कथन दिए हुए हैं। पहला है, यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। दूसरा, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। और तीसरा है, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों का अपनाना ही उचित है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो ख नंबर पर दिया हुआ है कि यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, तो यही द्वंद्व हमें पूरे पाठ में देखने को मिलता है कि यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। यशोधर बाबू जैसे लोग साधारणतः किसी न किसी से प्रभावित होते हैं, जैसे यशोधर बाबू किसनदा से थे। ये परंपरागत ढर्रे पर चलना पसंद करते हैं तथा बदलाव पसंद नहीं करते, अतः समय के साथ ढलने में असफल होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ सहानुभूति की ज़रूरत है और इन्हें धीरे धीरे करके ही नवीनता से परिचित कराया जा सकता है, उनके साथ सामंजस्य बिठाया जा सकता है। तो आशा है कि आपको ये उत्तर समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।